हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने आ रहे हैं मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन में हमने दो पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड कर रखा है, 2D एंड 3D। तो अभी हम मेंसुरेशन की बेसिक को समझेंगे, 2D को समझेंगे, 3D को समझेंगे और इसके अंदर की बातों को समझेंगे ताकि क्वेश्चंस आए तो हम अपने माइंड से बना सके। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर तरीके आ गए, देखो हमें 2+2 करना आ गया, 9+9 करना आ गया, 1000 + 2000 करना आ गया, तो हम कोई से भी बड़े से बड़े नंबर को प्लस कर लेंगे। ये नहीं कि हमें हर नंबर को प्लस करके देखना पड़ेगा, बस हमें एक ट्रेंड पकड़ना होता है कि भैया ये ट्रेंड को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। दैट्स इट। समझ में आया? आज मैं उसी ट्रेंड को बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें ट्रेंड करते हैं और कैसे उसके आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम 2D की तरफ बढ़ेंगे। 2D और 3D में पहले फर्क बताऊंगा आपको। पहले 2D और 3D में आपको फर्क बताएंगे। ठीक है, शेप्स को उनकी वॉल्यूम के हिसाब से जब बांटते हैं तो 2D एंड 3D के हिसाब से बांटते हैं। किसके बांटते हैं? 2D एंड 3D। तो फर्स्टली हम समझते हैं 2D, देन समझते हैं हम इधर 3D। ठीक है, 2D एंड 3D। ठीक है, 2D मतलब वो शेप जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता। 2D मतलब वो शेप जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं एक शेप बना दूं तो दैट इज 2D। इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है, अगर इसके अंदर ना ही कोई मास है ना ही कोई वॉल्यूम है, इसके पास बस क्या है, एक पेरीमीटर है, एक बाउंड्री है और एक इसमें थोड़ा सा इस बोर्ड का एरिया घेर रखा है, लेकिन इसका कोई मास नहीं है। मास है ऐसा कुछ, यानी कि अंदर इसके कुछ भी नहीं रखा। अगर अंदर कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो उसके। दैट इज 2D। इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। 3D को कभी भी हम कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बोले कि भैया मैं 3D शेप को ड्रॉ करके दिखा दूंगा तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2D के अंदर वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम वाली चीजों को हम ड्रॉ कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो 3D शेप को कभी भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे करके दिखा देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये क्या है, 3D। नहीं बेटा, ये केवल हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक शेप को ड्रॉ करा है, ये 3D नहीं हो सकती। अगर ये 3D होती तो इसके अंदर वॉल्यूम होता। कहाँ है वॉल्यूम? जब भी हम 3D कोई भी शेप लेंगे तो वो केवल एजुकेशन पर्पस से, स्टडी पर्पस से हम ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन फिर भी बस 3D को समझने के लिए इतना बताऊंगा कि इसके अंदर वॉल्यूम होता है। जैसे कि डिब्बा, डिब्बे के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज पेन। ये 3D है भाई, है कि नहीं? इसको आराम से कैरी कर रहा हूँ, देखो मैं इसको उठा के ले जाओ, घर ले जाओ, उसको ले आओ। ठीक है, समझ में आया? 2D 3D समझ में आया? इससे कुछ एग्जांपल है जो आपके जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ 2D में कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, 2D में कौन कौन से आ सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले 2D में आ सकता है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल से भी पहले मैं एक शेप के पास जाना चाहूंगा जो मेरी पर्सनली फेवरेट होती है। वो कौन सी है? ट्राइंगल। अब ऐसा क्यों? देखो, दो साइड से कोई भी क्लोज्ड शेप नहीं बन सकती। दो साइड से कोई भी क्लोज्ड शेप नहीं बन सकती। बन सकती है? दो साइड को आप बंद करके दिखा दो, कोई सी भी दो साइड खींच लो, बंद करके दिखा दो, क्लोज्ड शेप बन ही नहीं सकती। क्लोज्ड शेप बनाने के लिए हमें कम से कम एक और साइड चाहिए ही चाहिए होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर्कल। हाँ, सर्कल। अरे सर्कल में कौन सी होता है? कर्व शेप है भाई, इसमें कब से साइड आने लग गई? नया इनवाइट करो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, आ जाते हैं हम ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, फटाफट देखना भाई किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुत जानेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहला ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है बेटा? इक्विलेटरल। जब भी बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब उसकी तीनों साइड आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी दो साइड बराबर होती है होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी एक साइड 90। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्पीड में भाग रहा हूँ, लेकिन आप बता देना। जिसकी एक साइड, कोई सी भी एक साइड 90 डिग्री की होती है तो वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है, कोई सी भी 90, जरूरी ये 90 होगी, ये। और याद रखना, पाई जहां भी 90 डिग्री का आपको ये मिल जाता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखूंगा
बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें फंसाएगा, ये हमें फंसाएगा। कैसे फंसाएगा वो अभी मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हर टाइप को खाड़ के रख देंगे अभी, ध्यान से देखना बेटा। कभी कभी ना क्वेश्चन बताता नहीं कि राइट एंगल कभी बता देगा तो अच्छी बात है, फिर तो हमें पता लग जाता है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लग सकती है। पाइथागोरस इकलौती ट्रायंगल में लगती है, वो किसमें लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या बताता है? राइट एंगल ट्रायंगल बताता है कि अगर हम इसको बोलते हैं जिसमें भी हाइट गिरती है उसको बेस बोलते हैं, और हाइट याद रखना हमेशा सीधी होती है। अगर वो स्लैंट हो गई तो वो सीधी हाइट नहीं होती, वो स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई बंदा ऐसा थोड़ा तिरछा हो गया तो क्या उसकी हाइट एक्चुअल इतनी है? एक्चुअल तो उसकी सीधी करके होगी। तो कभी कोई ट्रायंगल ऐसा हो ना तो बेटा उसकी एक्चुअल हाइट ये या फिर ये नहीं होती, क्योंकि ये तो बेटा बहुत बड़ी है, इसको खड़े करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ से, तो ये हाइट थोड़ी है। पहाड़ तो इतना सा है, पहाड़ है कुछ भी हो, इसकी एक्चुअल हाइट जो हाईएस्ट पीक होता है उससे सीधी लाइन गिरोगे बेस पर तो वहां से निकलते हैं, या यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज समझना, वरना क्या था पैर चले चले जमाते रहोगे। आगे देखो, ठीक है, तो याद रखना बेटा इस वाले जहां पर हाइट गिरती है उसको हम बेस मानते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक सुंदर सा ट्रायंगल दूंगा आपको, चमचमा रहा होगा आपके सामने। ठीक है, इस सुंदर से ट्रायंगल में अगर मैं हाइट, देखो मैंने क्या बोला, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां से हम हाइट ले सकते हैं। तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट पॉसिबल हो सकती है, एक ट्रायंगल में 3 हाइट पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे साक्षी ने बोला कि मैं तो यहाँ से हाइट ले लूँ, मैं तो, साक्षी ने बोला जिद्दी है, मानेगी नहीं, तो साक्षी ने बोला मैं ये हाइट ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? ये हाइट ले लेती हूँ। ठीक है, तो भाई साक्षी को मैंने समझाया कि नहीं भाई हाइट वाइट मत लीजिए आप, लेकिन मानने वाली है वो लोग नहीं। हाँ तो बस वही बात थी, इसने बोला ये हाइट ले रही हूँ, तो मैंने बोला भाई हाइट हमेशा सीधी होती है, और हाइट हमेशा सीधी होती है इसी कारण वो परपेंडिकुलर बनाती है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बात समझ में आया? आप बोलोगे तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? नहीं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल तो सिर्फ कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल है, कोई नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल है, तो उसकी हाइट क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर आप इसको हाइट मान रहे हो तो बेस क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर हाइट गिर रही है, हाइट कहाँ गिर रही है? ध्यान से देखो कहाँ गिर रही है, यहाँ से ऊंचा, यहाँ पर गिर कहाँ रही है? इसमें। समझ में आया? अगर मैं ये हाइट लूंगा तो ये, अगर मैंने हाइट ली है तो बेस क्या होगा इसका? बेस क्या होगा? ये जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये रहा। बात क्लियर हो गई? ये हर चीज के लिए राय करेगा, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो ट्रायंगल हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अच्छा, ये भी अच्छी बात है, ध्यान से समझना प्लीज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ लिया आपने क्या होता है, हाइट का कॉन्सेप्ट समझा क्या होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कुछ ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल। अभी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल? भैया जिसकी दो साइड प्लस करके, यानी दो कोई सी भी दो एंगल प्लस करके 90 बन रहे हो। क्या बन रहे हो? 90। अगर दो एंगल प्लस करके 90 बन रहे हो तो क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल है। जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया, इसकी ये साइड 35 है और ये साइड 55 है, कितनी है? 55 प्लस करके क्या बन रही है? 90। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। इसको मतलब नहीं, आप इसको मतलब नहीं इक्विलेटरल कुछ भी हो, लेकिन दो साइड 90 बनाएगी तो आपको। ठीक है, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री। इसकी दो साइड 180 बनाए, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये ऑपरेशन लाइन में आएगा बड़ा, लाइन कंसेप्ट में आएगा। ऐसे करके जैसे कोई भी दो एंगल, यहाँ पर कोई एंगल है, ट्रायंगल को क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी लाइन काट रही है और बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री इसलिए हमने इसका ट्रायंगल नहीं लगाया क्योंकि सप्लीमेंट्री ट्रायंगल कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल का कितना एंगल बन सकता है? मैक्सिमम 4। एक ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना एंगल कितने बन सकते हैं? 3। और तीनों का सम कितना होता है? कितना होगा बेटा मैक्सिमम? 180। तो यहाँ पर अगर सप्लीमेंट्री बनाने की कोशिश करोगे किसी भी चीज के आगे, किसी भी ट्रायंगल का सप्लीमेंट्री, भाई दो एंगल को प्लस करके 90 बन के एक एंगल 0 का भी हो सकता है। 0 का भी हो सकता है कोई एंगल? जीरो एंगल तो उसका एग्जिस्ट नहीं करता, फिर ड्रॉ क्यों कर रहे हो उसको?
हल्का सा भी ड्रॉ करोगे तो 1 डिग्री का कुछ भी डिग्री का तो बनेगा ना, ठीक है। तो इससे सप्लीमेंट्री ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि दो एंगल को प्लस करके क्या बन जाए 180। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल की कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना प्लीज। समझ में आई ये बात? पाइथागोरस थ्योरम कौन से में लगती है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। और पाइथागोरस थ्योरम को मैं अच्छा मैं एक बात इसको फॉर्मूला बताना भूल गया, पर मालूम होगा वैसे तो आपको, फिर भी बता देता हूं। पाइथागोरस इसको बेस बोलते हैं, जो गिरती है उसको हाइट बोलते हैं, इस वाले बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा, इस हाइट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड। समझ में आया? परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड। हाइट को तीन नाम से जानेंगे, हाइट नाम से, परपेंडिकुलर नाम से, एल्टीट्यूड नाम से। बात क्लियर हुई? तो इससे हम एक फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि जब उसका हम बेस का स्क्वायर कर देंगे और बेस का स्क्वायर कर देंगे और साथ में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे तो वो उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप रट लेना, मैंने बैठा लेना, वैसे आपको रटा ही होगा, पर नहीं रटा तो रट लेना। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? और कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको आनी चाहिए, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको आनी चाहिए। अब ये समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। पता नहीं कौन सी खतरनाक सी भाषा है, कुछ खतरनाक नहीं है, ध्यान से देखते हैं। पाइथागोरस को इधर उखाड़ के फेंक देंगे, 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या बोला, जो एच का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सम ऑफ सम स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसको कुछ ट्रिपलेट समझते हैं। जैसे कि पहली ट्रिपलेट मैं आपको बना के दिखाता हूं, 4 3 5 की। जब भी आपको ये दिख जाए ट्रायंगल में, जब भी आपको ये दिख जाए तो समझ जाना पाइथागोरस में लग रखा है, यानी कि एक साइड 90 है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट क्यों बोल रहा हूं? जो बड़ी साइड कौन सी है? 5। अब चेक करके देख लो अगला क्या है, किसी को भी, बाकी दो में से कुछ भी मान लो, ठीक है। जो इसमें दिखाया तो गया नहीं है, अगर उसमें बताएगा हाइट है ठीक है, नहीं बताएगा तो भी हम खुद चेक कर लेंगे। सबसे बड़ी वाली हाइट होगी, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बड़ी छोटी हो सकती है, चलेगा ये, लेकिन सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। समझ में आया? समझ में आया? जो बाहर आएगी, और बाकी परपेंडिकुलर या हाइट, परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड या फिर बेस। समझ में आया? तो इन दोनों का सब 12, ये 16 और ये बन जाएगा 9, 9 और 16 कितना होता है? ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? 25। समझ में आया? तो इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होते हैं? ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई? बहुत ज्यादा देखने को मिलती है 3 4 5 की। किसकी मिलती है? 3 4 5 की। किसकी मिलती है? 3 4 5 की। एक मिलती है 12 5 और 13 की। किसकी मिलती है? 12 5 13 की। समझ में आया? और किसकी मिलती है? 12 एक तो इतने सारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बता दिए तुम्हें और साथ साथ में बताता रहूंगा, और भी क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, साथ साथ बताता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कुछ भी दिक्कत हो मुझसे बेफिक्र पूछ सकते हो आप। समझ में आया? ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आई कि ऐसे ही तो पाइथागोरस को बना रही हो, पाइथागोरस को अप्लाई कर रही हो। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे करके कोई ट्रायंगल दे रखा है, पता नहीं रखा कौन सा ट्रायंगल है, पता नहीं रखा, लेकिन इसने ये बता रखा है कि ये वाली साइड जो है वो है 5, ये है 3, ये है 4। अब देखते समझ गए पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, और देखते क्या लगेंगे भैया, जहां पर ये इसकी होती है, इसके अपोजिट वाली, यहाँ पर बड़ा एंगल बनेगा, बड़ी साइड बनेगी, उसके अपोजिट वाला 90 होगा। बस याद रखेगा। बात समझ में आई? क्या बोलोगे? जहां पर ये बन रही है, यानी सबसे बड़ी साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज बन रहा है, उसके अपोजिट वाला एंगल, यानी कि उसके ऊपर वाला एंगल, यहाँ पर ये बन रहा था हाइपोटेन्यूज, तो इसके अपोजिट ये बन गया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन रहा है सबसे बड़ी साइड, इसके अपोजिट ये बन गया, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। समझ में आया मेरी बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? कोई परेशानी दिक्कत? ठीक है बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आया? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे हमें लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एक एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री का मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर हमें कोई एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, तो हम उससे भी क्या निकाल सकते हैं बेटा? एरिया निकाल सकते हैं। हम उससे भी एरिया निकाल सकते हैं। कई पता लगे हाइट ना दियो आपको, ये दो साइड दे दियो, तो हम एक, लेकिन उसके साथ एंगल आपको दे दिया, उसके साथ आपको एंगल दे दिया हो। जैसे कि बोलता है कि एक ट्रायंगल है, हाइट क्या होती है इसकी? हाइट तो ये होनी चाहिए इसकी, बेसिकली हाइट तो ये होनी चाहिए, लेकिन इसने बोला है कि ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 4 है। इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए। क्या बता सकते हो? बता के दिखाइए फिर। ना ही आपको हाइट गिवन है, ना ही बेस गिवन है,
नहीं बता पाओगे? एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाँ इसने बता दिया मुझे, और मुझे आवाज आ गई बड़ी तेज आई थी। 1/2 बेस इनटू हाइट। ना हाइट कहीं दिखने नहीं, एक हाइट जैसे मान लेते हैं। नहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख रही है, तेरी तो हाइट ही होगी 3 4। इसको लो 30 कर लेते हैं। अब देख रही है पाइथागोरस ट्रिपलेट कहीं बनेगी नहीं, आसपास में बनेगी। तो फिर इसका मतलब इसकी जगह हमने एक फॉर्मूला निकाला है। इसकी जगह एक फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। क्या होता है? 1/2 AB sin थीटा। इस केस के लिए, इसलिए हमें अगर एक बार एंगल भी पता लग जाए ना तो उससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। बस याद रखना, कभी आपको कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन दे रखा हो, बहुत क्वेश्चन आए लास्ट ईयर भी आए हैं कि आपको 2 साइड दे दी है और एक थीटा दे दिया है, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया के लिए? 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, इसका आंसर उड़ा के देखते हैं। ठीक है, 1/2 AB, A कितना है 30, B कितना है 4 इंटू साइन थीटा। साइन कितना है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्विलेटरल, हाँ इक्वल ट्रायंगल जो बताया था वो होता है ना। ये क्या था? मतलब 60 डिग्री में तो तीनों साइड सेम ही होंगी ना भैया? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 260 बोलेगा तब हम बोल सकते हैं यार, अगर 260 बोलेगा तब हम बोल सकते हैं। क्या पता एक 60 हो एक 90 हो, तब ठीक है। तो 260 अगर वो कंफर्म करा तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60 में, तब हम समझ जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा साइन थीटा पता है ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज में हमने पढ़ा है उसमें साइन 60 की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो कुछ करता है तो काट देंगे। ये देखो 2 से आ रहा है 2 एकम, और ये जा रहा है 2 से दूनी में, और कुछ जा रहा है 2 से ये पूरा 2 उड़ गया, तो कितना है 30√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। हाँ समझ में आया कि जब भी आपको 2 साइड दे रखी हो और एक थीटा दे रखा हो, यानी कोई एंगल दे रखा हो, तो हमें निकालना है इस वाले फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट आंसर। दिमाग नहीं लगाना है कि टाइम वेस्ट हो। समझ में आया? कितने आराम से हमने आंसर निकाल दिया। समझ में आया? ठीक है, अच्छा ये तो रही ट्रायंगल के बारे में। फटाफट हम जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोई मुझे बता सकता है? स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोई प्रॉपर्टी जानता है स्क्वायर की? स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी हर 90 डिग्री एंगल 90 के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल पता है किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं लेंथ या साइड। ए बी सी डी, ये क्या ए बी सी डी क्या ये? अपोजिट सेम है। लेंथ या फिर इसको हम साइड भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये है ई, ये है एफ। ई एफ क्या है फिर बेटा? जो अंदर एक एंड से अपोजिट एंड में लाइन को मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? ठीक है, जब अपोजिट एंड्स को मैच करते हैं तो उससे बनता है डायगोनल। और स्क्वायर की यही खासियत है कि इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि ए बी सी डी और ई एफ अगर सब आपस में बराबर है तो हम बोल देंगे स्क्वायर है। इसमें सब बराबर होते हैं आपस में। समझ में आया? ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जितना है वो ही इतना होगा, ये भी इतना होगा, वो भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, सब बराबर। अगर एक 5 है तो सब 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं रुकना, आ गई ये देखिए, तो हमने बोला थी थोड़ा सा ये चीज करेक्ट कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना, माफ कीजिएगा। ये वाले बराबर होंगे आपस में और ये वाले आपस में होंगे, सारे बराबर नहीं होते। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको करेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए। ए इक्वल टू होगा बी, इक्वल टू होगा सी, इक्वल टू होगा डी। देखिए ये प्रॉपर्टी में होता है कि सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर की। और यहाँ पर दूसरी होगी ई इक्वल टू एफ होगा, सारे बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये चारों आपस में बराबर होंगे। हो सकता है साइड अगर 10 है तो सारे 10 हो, लेकिन क्या है पता क्या हो, ये 10.5 हो,
तो ये भी 10.5, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये चार आपस में बराबर, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, ये सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमें रेक्टेंगल में बेटा, किसमें, रेक्टेंगल में। सर स्क्वायर तो ये रहा, दो साइड मतलब, हाँ इसकी बस ये वाली प्रॉपर्टी, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी इसकी एकदम सेम होती है कि इसके भी डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ये 90 है तो ये सारे ही 90 होंगे रेक्टेंगल में, क्या होंगे, सारे ही 90 होंगे रेक्टेंगल में, समझ में आया। ये बस इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, बात क्लियर, समझ में आई। यानी कि ये वाली साइड को लेंथ बोलते हैं, बड़ी वाली को, छोटे वाली को ब्रेथ बोलते हैं, जो इतना लेंथ होगा इतना ऊपर लेंथ ब्रेथ, समझ में आया। ये होती है रेक्टेंगल की क्वालिटी, बात क्लियर हुई। तीसरा है पैरालेलोग्राम। क्या होता है, पैरालेलोग्राम, इसकी भी कुछ हद तक क्वालिटी किसकी तरह होती है, इसकी भी कुछ हद तक क्वालिटी किसकी तरह होती है, रेक्टेंगल की तरह। यानी ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, पर ये वाली चेंज होगी ना सर, बीच वाली, बट हाँ बीच डायगोनल से चेंज होगी, डायगोनल देख लेते हैं, एक छोटा देख लेते हैं। मैंने बोला इसके ये 90 हो ये जरूरी नहीं है, इसके 90 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने क्या बोला, इसके 90 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड आर इक्वल। मैंने बोला इसमें 90 हो भी सकता है, अगर इक्वल कोई 90 वाला अगर पैरेललोग्राम आ गया तो क्या रेक्टेंगल नहीं बन गया, बन गया, बस बात खत्म। 90 बना रहा है साथ में अपोजिट साइड इक्वल, यही तो उसकी क्वालिटी होती है। ये भी कर लेगा तो रेक्टेंगल बन सकता है। क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या इसकी चारों साइड बराबर नहीं हो सकती, तो ये याद रखना कि पैरेललोग्राम तो स्क्वायर बन सकता है, बट स्क्वायर हमेशा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, समझ में आया। क्योंकि पैरेललोग्राम की तो ये साइड 90 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर वो हमेशा 90 ही रहता है, समझ में आया। तो पैरेललोग्राम के पास तो कहा, पैरेललोग्राम इनका क्या है, पूरा दादा है, इनके दादा है, ये उनके बारे में भी जानता है, उनके बारे में भी जानता है, लेकिन वो उनके पोते हैं और पोते हमेशा दादा के बारे में सबको नहीं जानते कि उन्होंने बचपन में क्या क्या करा है ना। ठीक है, तो ना पैरेललोग्राम के बारे में कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम या फिर इसको बोलते हैं ट्रेपॉइड, समझ में आया, ट्रेपीजियम ट्रेपॉइड। इसमें तो सर 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों लाइन को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब कभी आप इसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इनको बोलते हैं अनपैरेलल लाइन। बात समझ में आई, समझ में आई, बस दैट्स इट। और बात करें एक और शेप रह गई, जैसे ये बनाता है रेक्टेंगल, तो एक स्क्वायर का भी तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, इसको बोलते हैं मिठाइया। क्या बोलते हैं, मिठाइया। यानी कि इसकी भी चारों साइड आपस में बराबर होती है, बट फर्क क्या होता है, वही एंगल वाला फर्क आ जाता है कि स्क्वायर में हमेशा हर साइड 90 की होगी, स्क्वायर में हर साइड 90 की होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि रोम्बस भी हर साइड 90 की कंटिन्यू करे। ये 90 कर सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता, उसके पास दोनों क्वालिटी है। यानी कि एक रोम्बस के पास पावर है कि वो स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन स्क्वायर के पास इतनी पावर नहीं कि वो रोम्बस की बराबरी करे, समझ में आया। तो रोम्बस क्या बोलता है, चारों साइड हम भी बराबर है, हम भी स्क्वायर के चारों बराबर लगते हैं, लेकिन हर बारी एंगल 90 हो ये कंफर्म नहीं है। इसमें 180 इसको 90 दे दिया तो 90 हो गया, ये तो चलो ठीक है। लेकिन इसका 120 हो गया तो तब तो ये अलग अलग हो गया ना, बात क्लियर हुई, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, ये कुछ बेसिक शेप्स है 2D शेप्स का। 3D शेप्स में हम बात करते हैं, सर्कल रह गया, सर्कल को भी खत्म कर देते हैं, ये भी बहुत आता है पेपर में। ठीक है, एक सर्कल रह गया, बीच से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो बनती है रेडियस, इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो वो बनती है डायमीटर। यानी कि इतना अगर हम बोलते हैं, इतने की बात करते हैं कि कहीं से भी खींच दो तो ये बनता है R, अगर पूरे की बात करते हैं पूरे की तो बनता है D। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर कोई लाइन टच करते हुए जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अगर वो अंदर से काटते हुए जा रही लाइन
तो उसको बोलते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। और याद रखना जब हम सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे गिराते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री की होगी। समझ में आया? तो यहाँ भी हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट देखने को मिलेगी। बात समझ में आया? बात क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट? नो सर। मेरे बस मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है कि टेंजेंट में कभी सर्कल वाला करेंगे तो उसमें निपटा देंगे इसको, बट नॉलेज के लिए याद रखना कि जब भी हम सेंटर से टेंजेंट पे सीधी लाइन गिराएंगे तो 90 डिग्री की होगी। वो क्या बनाएगी? 90 डिग्री ट्रायंगल। परपेंडिकुलर। ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल तो हमने कंस्ट्रक्शन करके बनाया, खुद बनाया है, ठीक है। तो वो आपसे पूछता है कि भैया इसका रेडियस बताइए, तो हम इसका रेडियस बता नहीं सकते? बता सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। इसने बोला टेंजेंट की लेंथ बताइए, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हम टेंजेंट की लेंथ नहीं बता सकते? पॉसिबल है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे इसके भी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अच्छा ये सर्कल हो गया, इसके बाद कुछ बेसिक नॉलेज हो गई। और कुछ हाँ, माइनर और मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर सेक्टर जैसे कि कभी सर्कल में छोटे छोटे आर्क बन जाते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। पिज्जा के साइजेस होते हैं वैसे, इसको बोलते हैं आर्क। आर्क भी दो तरीके का बनाता है, एक बनाता है छोटा आर्क बनेगा, उसके बाहर जाएंगे तो बड़ा बन रहा है। ये छोटा बन रहा है, उसके बाहर जाएंगे बड़ा बन रहा है। बड़े वाले को बोलते हैं मेजर, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर एंगल है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। समझ में आया? इसका फॉर्मूला नहीं, इसका बस केवल वो बोलता है कि माइनर आर्क का एरिया बताइए। किसका बताइए? इसमें बोल रहा है भैया माइनर आर्क का बताइए। चलो मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी। तो ए क्या है हमारा? माइनर। माइनर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360, एरिया का बता रहा हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बोलोगे भाई सब कुछ सेम है, बस क्या आ गया यहाँ पर? थीटा आ गया। थीटा मतलब क्योंकि अब ये पूरा सर्कल नहीं रहा, अभी कुछ पार्ट रह गया सर्कल का, कुछ निकल चुका है। तो माइनर और मेजर हो, कैसा भी हो, एरिया का यही फॉर्मूला है। बस मान लेते हैं माइनर है 90 डिग्री, तो पूरा बचा कुछ कितना होगा? 270 डिग्री। माइनर का निकालोगे तो थीटा 90 लोगे, मेजर को निकालोगे थीटा 270 लोगे, बस बात करो। दूसरा इसका पेरीमीटर निकालोगे, या फिर पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि। तो उसमें भी सेम होगा, थीटा अपॉन 360 इनटू बस सर्कमफ्रेंस का आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से याद करने बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। बात समझ में आई? माइनर और मेजर समझ में आया? ठीक है, ठीक है। आज निचोड़ के रख देंगे इन सारे फॉर्मूलों को, ठीक है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत है उससे बेझिझक पूछ सकते हो, अभी भी बात है, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये माइनर और मेजर से इतना ज्यादा खिलवाड़ क्यों नहीं कर रहे। माइनर और मेजर से बेटा खिलवाड़ भी बहुत ज्यादा आएगा, बोल देगा अब आपके सामने खिलवाड़ करेगा ये, अब आपके सामने खिलवाड़ करेगा। ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर, लेकिन उसने खिलवाड़ करके यहाँ पर लाइन खींच दी है। अब बोला है माइनर और मेजर सेक्टर निकालो। अब माइनर बेटा ये बन चुका है, ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? मेजर तो अभी भी वही पे करा रहा है, निकाल दोगे? माइनर निकाल के दिखा तो माने, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो यार, ध्यान से अगर पाओगे ना तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, इस वाले पूरे पिज्जा स्लाइस का आंसर नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे में निकल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे हमें तो पूरा चाहिए ही नहीं, हमें तो एक ट्रायंगल ऊपर से हटाना है, ऊपर से ट्रायंगल हटाना है। अगर हम इसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा? जी सर, बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? तो बस यही करना होता है। बट दिक्कत बताओ कहाँ देता है? दिक्कत देता है जब आपको इसकी साइड पता नहीं होती। दो साइड तो आपको पता लग जाएगी, मतलब ये कितनी है, ये कितनी है, ये तो हमेशा रेडियस होती है, लेकिन ये आपको फंसा के रख देगी। इसका मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होगा। बस इतनी बात समझ लेना कि अगर माइनर ये वाला मांगे, माइनर से भी माइनर मांगे, तो हमें इस प्रकार उसको सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। समझ में आया? सबके नोट्स बना लेना बढ़िया बढ़िया, ताकि याद हो जाए, ठीक है। डेटा बहुत सारा है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हम प्रवेश करते हैं 3D की तरफ। फाइनली प्रवेश हो चुका है 3D की तरफ। 3D की तरफ में भी दो शेप बोलते हैं। 3D की तरफ तो 3D के बाद 3D पे आती है, यानी कि वॉल्यूम होता है उसके बाद, तो उसके एरिया फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके एरिया फर्दर
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ध्यान से समझना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। टीसी पता है किसे कहते हैं? किसे? टीसी टीसी कंडक्टर। चलो ठीक है, चलो टी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है टोटल एरिया से, सी फॉर कर्व एरिया, ठीक है बेटा, टोटल एरिया कर्व एरिया। अब मैं बात हिंदी में शंकु बोलते हैं, कुल बोलते हैं टोटल को, ठीक है। अच्छा जैसे कि ये क्या है, 3D शेप, एक 3D है। बढ़िया बन गई क्या? जी सर। अच्छा बढ़िया बन गई। एक 3D शेप है, तो एक बढ़िया सी लग रही है चमचमाती हुई, कौन है? अच्छा इसमें समझते हैं टोटल का डिमांड कर रहा है और कर्व का डिमांड कर रहा है, ठीक है। एक आइसक्रीम खाई होगी, वो ऊपर से एकदम फिल होती है, जी सर। मान लेते हैं ऊपर की लेयर आलोक चुरा के ले गया, बस अंदर इतनी फिल है, लेकिन अभी भी फिल है पूरी, ये लीजिए, ठीक है। मैंने आइसक्रीम मंगाई थी, ऊपर की लेयर चाकू से काट के पहले रख रखी जेब में, पिघल रही है सी जेब से, लेकिन देगा नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, ये है अभी पूरा फुल पैक है। तो मैंने बोला उसके अंदर का वॉल्यूम क्या है, तब तो वॉल्यूम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम एक ही होता है, वॉल्यूम एक ही होगा क्योंकि अंदर की जगह तो उतनी रहेगी ना, ठीक है। टोटल का मतलब होता है ऊपर से ये पैक है, क्या है, हर जगह से प्रॉपर ये पैक है। जैसे एक बंद कोन होती है, वो हर जगह से पैक होती है, उसका एरिया निकालोगे तो टोटल एरिया निकालोगे। लेकिन अब क्या करा था इसने, सारी अंदर से खरोच खरोच के वो निकाल दिया, जेब में रख रहा है। क्या लग रहा था, अंदर की जो भी चॉकलेट होती है, आइस होती है, सब निकाल के जेब में रख ली, और खाली कौन मेरे को देता है। तो अब खाली हो गया कि नहीं हुआ, तो वो क्या बन गया, कर्व हो गया। नहीं छोड़ा तुमने, छोड़ा भी समझ में आया, समझ में आया। जी सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने सारी कि कभी भी आलोक से आइसक्रीम ना मंगाए, ठीक है। जी सर। अच्छा ठीक है, बस अगर ऊपर से ओपन होगा तो हम क्या बोले, जैसे बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे अगर कोई बॉक्स है ये ऊपर से खुला हुआ है तो हम बोलेंगे कर्व के एरिया की तरफ। अगर ये प्रॉपर चारों तरफ से बंद है, तब ठीक। सर्कल नहीं है ये, लो तब ठीक। चारों तरफ से बंद है तो ठीक है, बॉक्स की बात कर रहा हूँ सर, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। समझ पाया? जी सर। क्लियर। एक स्पेयर कभी भी कहीं से खुल नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या है, टोटल नहीं रहता है, इसका टोटल भी वही होता है, कर्व भी होता है स्पेयर का, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको सुना रही, स्पेयर को आधा कर दो तो हेमी स्पेयर बन जाता है, कटोरा, हेमी स्पेयर। इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम आज बन रहे हैं तुम्हारे लिए, है कि नहीं? जी सर। हेमी स्फीयर बन जाता है, क्या बन जाता है, हेमी स्फीयर बन जाता है। और हेमी स्फीयर में ओपन किया जा सकता है ऊपर से, तो इसमें दोनों निकलेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा बात करते हैं कोण की, तो कोण की जो एक्चुअल हाइट होगी वो यहां से पता लगेगी। मैंने बोला सीधी लाइन होनी चाहिए ना, लेकिन तो ये क्या है फिर, ये भी एक तरीके की हाइट है, लेकिन तिरछी हाइट है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? तो ये हाइट अलग है, इसको स्लैंट हाइट यानी कि एल बोलते हैं, ये नॉर्मल अपनी हाइट है, इसको एच बोलते हैं। बात समझ आई? ठीक है, दोनों हाइट में फर्क होता है। स्लैंट हाइट तिरछी हाइट है, वो एक्चुअल हाइट नहीं है, वो तिरछी हाइट है, थोड़ी सी हाइट से बड़ी निकलेगी हमेशा, थोड़ी सी हाइट से हमेशा बड़ी निकलेगी, थोड़ी निकले ज्यादा निकलेगी, बड़ी निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये तिरछी हो रखी थोड़ी सी, सीधी करोगे तो बड़ी हो जाएगी उससे। बात की होगी, कोई दिक्कत? तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था मेंसुरेशन का, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे या तो, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए हमें इनके बारे में, ठीक है। अभी मेंसुरेशन हम बात करते हैं 2D शेप की। देखो फॉर्मूले सबके पढ़ लेना। एक ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, ठीक है, ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, ठीक है, ट्रेपीजियम आपको दे रखा है। ट्रेपीजियम का बोल रखा है एरिया क्या होता है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल कितने हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है, इनको पहले कर लो सम, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, उसके डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसका मान लो इसकी और इसकी दूरी है ये, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये ऐसे हो गया तो इसकी दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी होगी ये, समझ में आया? तो पहले इन दोनों साइड का क्या कर लो, सम, और मल्टीप्लाई कर लो इनकी हाइट, बेसिकली दूरी का मतलब हाइट, समझ में आया? दूरी का मतलब हाइट से, यहाँ पर इसको दूरी बोलो या हाइट बोलो, बात एक ही है। यदि पैरेलल साइड्स का पहले कर लेते हैं हम सम, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको हाइट से, तो हमारा आ जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया। बात समझ में आई? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? उसके अलावा सेकंड हमारे पास रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले फिर डायगोनल निकालने पड़ते हैं। डायगोनल मैंने बताया ना क्या होते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट एंड्स को मैच कर दो। इसका अपोजिट ये एंड है, इसका अपोजिट ये एंड है,
तो इसको अगर आधे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा एरिया। और इसकी चारों साइड बराबर है तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत ईजी है। एक साइड का 4 तो 4 कितने हुई 4 तो 4 × 4 16, तो 4L इसकी होती है। मैंने क्या बोला स्क्वायर की तरह बिहेव करता है तो इसका स्क्वायर का ही फॉर्मूला भी ये होता है। लेकिन एरिया का अलग होता है तो हर साइड इसकी 90 नहीं हो सकती, तो एरिया क्या होता है 1/2 d1 × d2 यानी कि डायगोनल 1 × डायगोनल 2। इसे कहता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ में आया? इसका देख लो ये क्या है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बालक भी जानता है कि 1/2 बेस इनटू हाइट। मैंने बताया थीटा वाला भी बताया था कि अगर भाई थीटा गिवन हो तो क्या होता है 1/2 AB × sin थीटा। AB मतलब दो साइड उसकी, ठीक है, कुछ दो अलग साइड। समझ में आया? ये फॉर्मूला भी इसका एरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक हेरोन्स फॉर्मूला भी होता है बट उसका इस्तेमाल नहीं दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। उसका अल्टरनेट में एक फॉर्मूला होता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। 1/2 बेस इनटू हाइट लगा देंगे और पेरीमीटर निकालने के तीनों को प्लस करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है आधा पेरीमीटर। जो मैं हीरोन्स फॉर्मूला का अल्टरनेट बताऊंगा वो हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकाला गया फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल करा गया। उसमें सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल है। सेमी मतलब पेरीमीटर निकाल दो उसको आधा कर दो, दैट इज सेमी। समझ में आया? कि तीनों को प्लस कर दो, अपॉन में 2 ला दोगे तो भाई यहाँ सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आई? और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं तीनों को प्लस करके, ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। तो अच्छा क्वाड्रिलेटरल कभी समझना पड़ता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अगर उससे बोला केवल क्वाड्रिलेटरल तो वो होती है 4 साइड वाली कोई शेप। क्या होती है? 4 साइड वाली शेप। तो 4 वाली शेप रोम्बस भी हो सकती है, ट्रेपेजियम भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, कोई अदर साइड भी हो सकती है, कोई अदर शेप भी तो हो सकती है ना भाई। तो जरूरी नहीं कि हम यही सारी होगी जो हमें पता है, कुछ अलग भी हो सकता है जो अनआइडेंटिफाई हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये नॉलेज रखना कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, क्वाड मतलब 4, लेटर मतलब साइड, क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल 3 एंगल, नाम से ही डिकोड कर लोगे आप, ठीक है। चलो यार इसका देखो ये तो बताइए आपको 2 ब्रैकेट में l + b, ठीक है, l * b। कभी कभी डायगोनल की लेंथ मांग लेता है, कभी कभी डायगोनल की लेंथ मांग लेता है। डायगोनल की लेंथ निकालो, ये रहा डायगोनल, इसकी लेंथ मांग लेता है। क्या मांग लेता है? इसकी लेंथ मांग लेता है। अगर आप दिमागदार हो गए ना तो आपको पता है कि हर ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है और ये हाइट नहीं दिख रही आपको उसकी, ये बेस नहीं दिख रहा। अगर इसका ये L बेस, ये B है बेसिकली और ये L होता है ट्रायंगल बेस ब्रेथ और लेंथ। लेकिन अगर इसको मैं इतना काट दूं, इतना मैं ऐसे करके काट दूं तो एक ट्रायंगल नहीं बन गया का ये बन गया और ये 90 डिग्री की बन गया। क्या ये पाइथागोरस से निकाल नहीं सकते इसका डायगोनल? तो बेसिकली ये पाइथागोरस से ही बना है, ठीक है। कि अंडर रूट में अगर लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा डायगोनल निकल जाएगा। मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो किसके बराबर होती है? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी कि ये वाली जो साइड है, मान लेते इसको D मान लेता हूँ, इसको मैं L मान लेता हूँ, उसको B मान लेता हूँ, तो D किसके बराबर होगा? इन दोनों के स्क्वायर के, यानी कि क्या है B है और L के स्क्वायर के, यही तो होगा। पाइथागोरस यही तो कहता है कि जो बड़ी वाली साइड है वो इन दोनों के स्क्वायर सम के बराबर होगा और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बना देगा? रूट बना देगा, यहाँ से स्क्वायर गायब हो गया। बात समझ में आई? तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाया गया। बात समझ में आया? अच्छा सेम काम इधर होता है, सेम काम इधर होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि इसकी सारों साइड बराबर होती है, तो इसकी ये साइड और ये साइड दोनों ही बराबर होगी। ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये अगर a है तो ये भी कितना हो जाएगा a। अगर इसमें पाइथागोरस लगाओगे ना, इसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो a करके a बाहर निकल जाएगा, ठीक है, a बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सर मैं कोई दिक्कत? नो सर। है कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसका आंसर इसकी डायगोनल बनेगा। ध्यान से देखना कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये बड़ी वाली निकालने के लिए इन दोनों का सम का स्क्वायर करना है ना। तो इसका स्क्वायर a था, ये भी a था, ये भी a था, तो a का स्क्वायर कितना होगा? a का स्क्वायर कितना होगा? अब दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर है, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 रूट में चढ़ता रहेगा। अगर √2 को हम इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट डायगोनल निकाल सकते हो, क्योंकि हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। बेटा समझ में आता तो बताओ ना, प्रूफ करके दिखाता हूं प्रॉपर। पाइथागोरस थ्योरम में प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बच्चे करते हैं यार, 6ठी 7वीं क्लास के, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसमें ये वाली मैंने हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट देखो यहाँ से निकल रही है, कौन से निकलती है हाइट हमेशा। अगर ये हाइट है तो बेस क्या है इसका? ये हाइट है तो बेस क्या है इसका? नीचे वाला। समझ में आया? ये ध्यान रखना। तो ये है पैरेललोग्राम, उसका इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। बस का बेस ध्यान देना, हाइट ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, वही सेम चीज है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ठीक है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल कर्व और वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस याद रखना वॉल्यूम हमेशा पावर 3 में निकलती है, क्योंकि वो 3D में चले जाता है, और एरिया हमेशा पावर 2 में निकलता है, और पेरीमीटर सिंपल में निकलता है, क्योंकि पेरीमीटर कोई इसमें नहीं आता। समझ में आया? पहला क्वेश्चन देखते हैं, लगे हाथों थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बोलता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसका एरिया मांग रहा है? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई एक शेप है जिसकी 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल है। बोलता है वन ऑफ हुज डायगोनल, डायगोनल दे रखा है, क्या दे रखा है? यानी कि हम कोई भी एक शेप मान लेते हैं, कोई भी एक शेप मान लेते हैं, कोई भी एक वन से मान लो, और इसका एक डायगोनल कितना दे रखा है? 20। बात समझ में आई? बोलता था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। क्या बोला है कि भैया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन इट्स आर 12 एंड 18 सेंटीमीटर। अच्छा, इस लाइन के अपोजिट वर्टिसेस मतलब होती है साइड, वर्टिसेस मतलब क्या होती है? साइड, ये लेटरल। समझ में आया? तो इसके अपोजिट कौन कौन सी लेटरल जा रही है आपको? कौन सी? इसके अपोजिट एक तो ये है और एक तो ये है। समझ में आया? इसने बोला इसमें से गिरा है परपेंडिकुलर। क्या गिरा है? परपेंडिकुलर गिरा है। परपेंडिकुलर मतलब सबको पता है 90 डिग्री सीधी लाइन गिरी है। तो यहां से एक सीधी लाइन गिराओगे तो कैसे जाएगी? यहां से एक सीधी लाइन गिराओगे तो कैसे जाएगी? तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है पैरेललोग्राम की ये बात कर रहा है, पर फिर भी कोई स्टिल हम देखते हैं आप क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर गिरा है, और कोई गधा गधा भी पहचान जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई परपेंडिकुलर गिरा है ना, ये तो इसकी हाइट हो जाएगी भाई। हाइट हमेशा सीधी होती है, और इसको मैं आधा कर दूं तो क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा? बन रहा है। नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। चलो अब देखते हैं क्या मांगता है कि व्हाट विल द एरिया, इसका एरिया क्या होगा। अगर स्क्वायर बोलता है मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, लेकिन ये कोई कोऑर्डिनेट नाम ही नहीं पता, अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन इतना पता है कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है, और ट्रायंगल का एरिया हम निकाल जानते हैं कि क्या होता है 1/2 बेस इनटू आई, बेस इनटू ए बी एफ बी एस और sin तो तुमने क्या बोला? यही तो बोला था। अच्छा मेरे को कुछ और सुनाई दिया, मैंने बोला रेडियस कहां से बोल दिया? 1/2 बेस इनटू हाइट, सॉरी आई वाज तो रेडियस। ठीक है, 1/2 यहाँ पे देखो दो बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का एरिया अपना अलग निकलेगा, ऊपर का अलग निकलेगा, इसलिए मैंने इसको b डैश और h डैश मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे हाइट इस वाले में कहां कर रही है? यहाँ पर। इस वाले में भी हाइट कहां कर रही है? यहाँ पर। तो दोनों के लिए बेस तो बेटा यही है, चेक कर लो, दोनों के लिए बेस ये बनेगा, यानी कि बेस को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, बेस तो दोनों का सेम है। बात समझ में? बेटा क्वेश्चन को समझोगे ना, पक्का कह रहा हूँ उड़ा दोगे। ऐसे क्वेश्चन करना, शॉर्टकट बताऊंगा वो क्या करना है, उससे पहले समझ लो कैसे बनेगा शॉर्टकट। 1/2 1/2 दोनों लगा रहा है, बेस दोनों का वही बनना है, ये भी यही गिर रहा है और ये भी यही गिर रहा है, तो बेस दोनों के लिए यही है। बेस दोनों का b है तो ये b, लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग है, देख लो चाहे 18 और 12, तो हाइट अलग अलग, तो एक हाइट को मैंने h दिखाया, एक को h डैश दिखाया है, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा वेरिएबल। सेम होगा तो सेम वेरिएबल से कम चल जाएगा। ध्यान से देखोगे 1/2 कॉमन आ रहा है, दोनों में बेस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? दोनों की हाइट का सम। ठीक है, एरिया नहीं निकल गया, रिक्वायर्ड एरिया समझ में आया कैसे निकला? मैंने इसका एरिया निकाला प्लस इसका एरिया कर दिया। इस वाले को मैंने बोल दिया कि भैया h वाली हाइट पिछली का हाइट बोल दिया, h वाली का हाइट डैश। तो अगर हम हाइट को सम कर दे, यानी कि दोनों की हाइट को सम कर दे, तो ओवरऑल एरिया निकाल सकते हैं नॉर्मल फॉर्मूले के ट्रायंगल के। समझ में आया? क्या करना है? बस हमें हाइट को सम करना है। बेटा क्लियर हो रही बात मेरी? 1/2 बेस तो दोनों का सेम है, और बेस कितना था? डायगोनल कितना था? 20। हाइट को अगर सम कर दे तो हम इसका ओवरऑल एरिया निकाल सकते हैं। पहले की हाइट है 18, दूसरे की हाइट है 12, और 12 और 18 को प्लस करोगे तो 30 बनता है। और भारत का बच्चा जानता है कि इसको काट के हम 10 बनाते हैं, और 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 हमारा करेक्ट आंसर बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। कोई इसमें संदेह है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ठीक है, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखे, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे कि एक हाइट इधर से गिर रही है, एक हाइट इधर से गिर रही है, तो आप हाइट का सम कर दीजिए, बाकी नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्मूला लगाइए 1/2 बेस इनटू हाइट। जो न्यू हाइट है, जो आपकी रिक्वायर्ड हाइट थी, वो दोनों को सम करके बनेगी। बस समझ में आया? सीखे शॉर्टकट बोलोगे? नहीं बोलोगे तो आगे देख लीजिए। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, यानी कि पैरेललोग्राम का जो बेस है, पैरेललोग्राम क्या होता है?
इस वाले को बोलते हैं बेस। इसने बोला है द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस डबल है, और पैरेललोग्राम की हाइट क्या होती है, कोई सी भी एक मान लो, मैं ये मान लेता हूँ, क्योंकि अगर इसको बेस मानो तो हाइट नहीं गिरानी पड़ेगी। उसने बोला है जो इसका बेस है वो डबल है, यानी कि अगर इसकी हाइट h है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया पहले से दे रखा है, तो पूछता है भैया इसका बेस कितना होगा। बेस कितना है हमारा 2h, बस ये याद रखना, ठीक है। अच्छा एरिया क्या इसका गिवन क्या है, इसने बोला एरिया भैया आपका कितना है 338 है, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, क्या होता है बेस, और इसके बेस कितना है 2h और हाइट कितनी है h, तो h इंटू 2h करोगे कितना आएगा बेटा 338। तो ये तो मुझे पता ही है, 1 एक उधर गया 6 एक उधर गया 9, 18 हो जाएगा 9, h था h स्क्वायर, और h स्क्वायर इधर डिकोड करोगे तो ये 13 का आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर 13 बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये बनेगा। बात समझ में आई तो बताइए, जी सवाल आ गई। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, एक दो। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम एंड करते हैं, बहुत अभी कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, 3D के भी रह रहे हैं, 2D के भी रह रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को ये एंड करते हैं, आज हमने बहुत सारा कवर करा है, उम्मीद करता हूँ सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, आए बहुत सारा हो गया, एक बारी में 2D 3D छोड़ दिया, क्वेश्चंस भी एक साथ कर लेंगे, 2 क्लास में इसको एंड कर देंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर प्रकार के जो पेपर में उठ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने आज कराए, आपको उसका बेसिक्स बताया और देखा आपने कैसे कैसे क्वेश्चन उसके उठ के आए हैं, ठीक है। समझ में आया, जी सर, मजा आया, जी सर, ठीक है। अगर मजा आया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो मजा लूटने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।